सो वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं विद अ वेरी ब्यूटीफुल कोट बाय कोफी अन्ना। कोफी अन्ना कहते हैं, वी हैव द मीन एंड द कैपेसिटी टू डील विद द प्रॉब्लम इफ ओनली वी कैन फाइंड द पॉलिटिकल विल। सो माय डियर स्टूडेंट, ये जो कोट है हर एक प्रॉब्लम हर एक सिचुएशन के साथ जो है फिट बैठता है कि हमारे पास हमेशा जो है मीन होता है, कैपेसिटी होती है, लेकिन जो मेन चीज होनी चाहिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो क्या, पॉलिटिकल विल, वो नहीं रहती। और सेम चीज ये जो है कॉफी अन्ना जी का जो कोट है ट्रू है इन द रिलेशन ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका। आपको पता है श्रीलंका और इंडिया के बीच में थोड़े से इश्यूज चल रहे हैं, जैसे कि हमारा फिशरमैन इश्यूज हो गया, कच्छतावीहू जो आइलैंड है वो हो गया। तो ये जो इशू है इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास मींस भी हैं, हमारे पास कैपेसिटी भी है, बट वेयर वी आर लैकिंग इन पॉलिटिकल विल। हमारे पास जो नहीं है वो है पॉलिटिकल विल। सो यही कुछ कोट है। कोट का मतलब है, आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा कि विल बहुत ज्यादा जरूरी होती है किसी भी चीज को करने के लिए। चलो अब एडिटोरियल डिस्कस करते हैं, एक और नया डायमेंशन ऐड करते हैं अपने नॉलेज के अंदर। सीएपीएफ के लिए आईआर डेफिनेटली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरनेशनल रिलेशन, और इसी इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर हमारा जो नेबरिंग कंट्री है वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया श्रीलंका का इश्यू हम डिस्कस करते हैं। इंडिया हमेशा जो ट्राई करता है वो क्या, कि साउथ एशिया के अंदर, क्योंकि इंडिया जो है साउथ एशिया के अंदर आता है और जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं वो भी साउथ एशिया के अंदर आते हैं, एक्सक्लूडिंग म्यांमार, ठीक है। तो पीस एंड कॉपरेशन के साथ जो है हम हमेशा ट्राई करते हैं कि जो भी हमारे इश्यूज हैं वो सॉल्व हो जाए। और इसी का रिजल्ट है कि हमने जो है पंचशील प्रिंसिपल, जो पीसफुल को एग्जिस्टेंस वाला प्रिंसिपल, हमने चाइना के साथ साइन किया। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ड्यूरिंग द व्हेन इंडिया गॉट द इंडिपेंडेंस, जब हमने आजादी ली तब हमने जो है जो साथ दिया वो किसका, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का, हमारे नेताजी ने, हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने। और ये जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था बेसिकली ये आज जो है मल्टी अलाइनमेंट बन गया, और इससे रिलेटेड भी हमने एडिटोरियल डिस्कस कर लिया है, जिसने इंडिया को जो है एक अलग ही जो है इमेज प्रदान की ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा। जो जिस टाइम पे हम भारत आजाद हुआ था उस टाइम कोल्ड वॉर चल रहा था यूएसए और रशिया के बीच में। तो उस टाइम में हमने जो अडॉप्ट की पॉलिसी वो थी नॉन अलाइनमेंट। रीजनल कोऑपरेशन के लिए हम हमेशा सपोर्ट करते हैं और इसी के लिए शार्क है। और हमारी जो पॉलिसी है, इंडिया की पॉलिसी जो है वो क्या, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। और जो भी इनिशिएटिव आप देखेंगे, चाहे वो हमारी नेबरिंग कंट्री के अंदर सुनामी आ जाए, हमारी नेबरिंग कंट्री के अंदर इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ जाए, हमारी नेबरिंग कंट्री के अंदर अर्थक्वेक आ जाए, तो इंडिया जो है हमेशा फर्स्ट रिस्पॉन्डर का जो है रोल प्ले करता है। और हमेशा जो अपनी नेबरिंग कंट्री है उसकी सहायता करते हैं एज पर अवर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, की हमारी जो पड़ोसी है वो हमारे लिए सबसे पहले है, ठीक है। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं, ये कुछ रूल्स हैं, ये कुछ जो कह लीजिए हमारी पॉलिसीज हैं जिनको हम फॉलो करते हैं हमारे साउथ एशिया के अंदर पीसफुल कॉपरेशन स्टैब्लिश करने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी जो इंडिया है उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। हमारे जो इश्यूज हैं वो हर एक कंट्री के साथ मोर और लेस थोड़े बहुत हैं, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो हमारा चाइना हो, चाहे वो हमारा श्रीलंका हो, चाहे वो हमारा भूटान हो। तो श्रीलंका के साथ जो इश्यूज है उसके ऊपर आज हम नजर डालेंगे, क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव है वो क्या, इंडिया श्रीलंका रिलेशनशिप, ठीक है। ये रहा हमारा इंडिया श्रीलंका रिलेशनशिप। तो श्रीलंका के साथ जो मेनली डिस्प्यूट है वो है हमारा फिशरी डिस्प्यूट। फिशरी डिस्प्यूट आपको पता होगा हर दिन जो है न्यूज़पेपर के अंदर आता रहता है कि इंडिया ने जो है श्रीलंका के फिशरमैन उनको अरेस्ट कर लिया, और श्रीलंका ने इंडिया के फिशरमैन को अरेस्ट कर लिया। तो फिशरी डिस्प्यूट हमेशा रहता है पाक स्टेट के अंदर। इंडिया और जो श्रीलंका है उसके बीच में जो है हमारा टेरिटोरियल बॉर्डर नहीं है, हमारा जो बॉर्डर है वो है हमारा पाक स्टेट, ठीक है। और दूसरा जो इशू है वो है कच्छतावीहू आइलैंड, इसकी सॉवरेनिटी से रिलेटेड, क्योंकि सोशल मीडिया के अंदर और कुछ जो मिथ है वो ये कि जो कच्छतावीहू आइलैंड है उसको इंदिरा गांधी जी ने जो है गिफ्ट में दे दिया था श्रीलंका के अंदर, तो उसको भी यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो जो कच्छतावीहू है उसकी सॉवरेनिटी से रिलेटेड जो इशू है उसको भी हम आज डिस्कस कर लेंगे। तो ये कुछ इश्यूज हैं हमारे श्रीलंका के साथ, इसको थोड़ा सा हम देखेंगे। अप्रैल 2025 के अंदर जो हमारे प्रधानमंत्री है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कोलंबो की विजिट करी थी, और ये जो इशू है हमारा फिशरमैन का, इसको ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के साथ सॉल्व करने के लिए जो है आह्वान किया था, ताकि जो हमारे फिशरमैन हैं और जो श्रीलंका के फिशरमैन हैं उनकी लाइवलीहुड पे भी ना बात आए, और जो कंजर्वेशन से रिलेटेड इशू चल रहा है वो भी हमारा सॉल्व हो जाए। तो ये हमारे कुछ श्रीलंका के साथ मोटा मोटी इशू चल रहे हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब थोड़ा सा और अंदर चलते हैं और थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं, ठीक है। फिशरमैन कन्फ्लिक्ट इन पाक स्टेट, देखो ये क्या चीज है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेंगे। देखो हमारे
इसको पहले अलग से थोड़ा समझ लेते हैं, एडिटोरियल में भी यही कुछ लिखा हुआ है। देखो इंडिया और जो श्रीलंका है उसके बीच में जो है पाक स्टेट है, ठीक है, ये लेट्स से कि जो है ओशियन है, ये हमारा श्रीलंका हो गया, ये हमारा इंडिया हो गया, ठीक है, ये हमारा इंडिया हो गया। तो यहाँ पे जो हमारे श्रीलंका के फिशरमैन हैं वो एडवांस बोटिंग यूज करते हैं, ठीक है, एडवांस बोटिंग यूज करते हैं, तो क्या होता है कि जो जितने फिशेज हैं उनको बहुत बड़ी मात्रा में जो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं ओशन के अंदर से, तो यहाँ से कंजर्वेशन से रिलेटेड इशू यहाँ पे आता है। लेकिन जो श्रीलंका के फिशरमैन हैं वो क्या करते हैं, वो अपना जो ट्रेडिशनल मेथड होता है, जैसे कांटा डाल दिया, कांटा डालने के बाद बैठे रहो, मछली आएगी पकड़ लेंगे, तो वो ट्रेडिशनल मेथड से यूज करते हैं। तो हमारे ओशन के अंदर तो फिश जो है धीरे धीरे खत्म हो गई है। क्यों खत्म हो गई है? क्योंकि हम जो है एडवांस फिशिंग जो बोटिंग होती है उससे जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है मछली है, तो हमारे फिशरमैन क्या करते हैं, वो अपना ट्रॉलर लेके यहाँ पे चले जाते हैं इनके पानी के अंदर, और श्रीलंका के जो वो कोस्ट गार्ड होते हैं वो उसको अरेस्ट कर लेते हैं। ये मेनली जो है इशू है यहाँ पे, ठीक है, समझ आ गया होगा। यही यहाँ पे बता रखा है कि इंडिया के फिशरमैन हो गए और जो हमारे श्रीलंका के फिशरमैन हो गए, ये इस कन्फ्लिक्ट के अंदर इन्वॉल्व है। बेसिकली इशू क्या है, मैकेनाइज्ड वाटर ट्रॉलर, मतलब एडवांस टाइप की जो बोटिंग होती है ना, कि अपने आप जो है जो ट्रॉलर जो है वो नीचे चला जाता है, ये हमारा ओशन है, यहां से वो जाल डालता है और पूरा नीचे से जो मछली होती है उसको एक्सट्रैक्ट करके ऊपर लेके आ जाता है, ठीक है। लेकिन श्रीलंका के अंदर वो अपना बंबू पे बैठ के फिशरमैन करते हैं, जैसे ट्रेडिशनल वे में करते हैं, जैसे आपने देखा होगा तालाब के किनारे बैठ के जो करते हैं सेम वैसे ही, तो वो वैसे करते हैं। तो ये मेन इशू है इस फिशरी से रिलेटेड, जो मेन इशू है कि उसकी वजह से, ट्रॉलिंग की वजह से हो क्या रहा है कि अब ये जो ट्रॉलिंग है नीचे डालते हैं और वो घसीटता है, तो नीचे जो हमारे सी बेड होता है, कोरल्स होते हैं, श्रिम्प्स होते हैं, उन पे भी इफेक्ट पड़ता है, उनकी कंजर्वेशन पे भी इफेक्ट पड़ता है, प्लस जो फिशरी स्टॉक होता है उसको भी रिड्यूस कर लेता है, क्योंकि ये सस्टेनेबल फिशिंग नहीं है, ट्रॉलिंग की जो फिशिंग होती है वो सस्टेनेबल फिशिंग नहीं है। ये मेन कन्फ्लिक्ट है इंडिया और श्रीलंका के बीच में रिलेटेड टू फिशरीज। अब हमारे कुछ लीगल इश्यूज हैं, वो क्या, जैसे यूएन क्लॉज हो गया। यूएन क्लॉज पता होगा, ओशन के अंदर जितने भी जो रूल्स चलते हैं वो यूएन क्लॉज के चलते हैं, चाहे वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हो गया, चाहे वो टेरिटोरियल वो वाला, वो सारी चीज जो डिसाइड हो रखी है वो हमारे यूएन क्लॉज के अंदर डिसाइड हो रखी है। इसके अंदर भी ये बता रखा है कि भाई फेयरली और कंजर्व्ड यूज करो जो हमारे पास मरीन रिसोर्सेज है उनका, ठीक है। एफएओ 1999 का यही बोल रखा है कि ये जो बॉटम ट्रायलिंग है ये डिस्ट्रक्टिव प्रैक्टिस है, ये जो है कंजर्वेटिव वे नहीं है, ये जो है सस्टेनेबल वे जो है वो नहीं है। श्रीलंका ने बैन कर दी ये जो ट्रॉलिंग है 2017 के अंदर ही, लेकिन इंडिया जो है अभी भी यूज कर रहा है। तो ये मेन इशू यहाँ पे आ रहा है, एक तो कंजर्वेशन से रिलेटेड, और जो फिशरी स्टॉक है वो रिड्यूस हो रहा है, प्लस जो हमारे इंडियंस है वो श्रीलंका के टेरिटोरियल वाटर के अंदर जा रहे हैं, ये मेन इशू है, ठीक है। अब सफर कौन कर रहा है? सफर डेफिनेटली जिसके अंदर एडवांस वोटिंग नहीं होगी वो सफर कर रहा है, यही यहाँ पे बता रखा है। इसके अंदर जो रिसोर्सेज है वो लॉस हो जाते हैं, वो सारी चीजें जो हमने अभी डिस्कस करी, ठीक है। तो इशू टू फोल्ड है, हमने पहले ही देख लिया, एक तो टेरिटोरियल डिस्प्यूट वाला, टेरिटोरियल डिस्प्यूट कौन सा, कच्छतावीहू आइलैंड वाला, और दूसरा हमारा हो गया ये कम्युनिटी क्लैश। कम्युनिटी क्लैश क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ ट्वेलर्स, ठीक है। जो एडवांस बोटिंग यूज करते हैं उसको ट्वेलर्स बोलते हैं, और जो हमारे ट्रेडिशनल वे में यूज करते हैं उसको वो करते हैं, मतलब श्रीलंका के जो ट्रेडिशनल फिशरमैन है और हमारे जो एडवांस फिशरमैन है इनके बीच में कम्युनिटी क्लैश होता है। क्यों? क्योंकि इंडियंस जो फिशरमैन है वो भारी मात्रा के अंदर जो है ट्रॉलर से फिशिंग करते हैं, ठीक है, और इकोनॉमिक बेनिफिट तो इंडिया को रहता ही है, लेकिन श्रीलंका हमेशा लॉस में रहता है। कच्छता व्यूह की बात करें, क्योंकि कच्छता व्यूह के से रिलेटेड एक मिथ है। क्या मिथ है कि ये जो कच्छता व्यूह आइलैंड है ये जो है इंदिरा गांधी जी ने जो है गिफ्ट दे दिया था श्रीलंका को, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, है क्या उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो कच्छता व्यूह आइलैंड, पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ये जो कच्छता व्यूह आइलैंड है इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो पाक स्टेट है वहीं पे एक छोटा सा आइलैंड है, ठीक है। वहां पे कोई नहीं रहता, खाली रहता है, बस एक वहां पे चर्च है जिसका नाम है सेंट एंटोनी चर्च। वहां पे जो तमिलनाडु के फिशरमैन है, मतलब जो इंडियन फिशरमैन है, वो अपना संडे संडे को जाके जो भी इनका मास होता है वो करते हैं, ठीक है। अब लीगल पोजीशन क्या है? लीगल पोजीशन ये है, 1947 में इंडिया और श्रीलंका के बीच में ट्रीटी हुई थी, जिसके अंदर कच्छतावीहू जो आइलैंड है वो श्रीलंका को चला गया था, ठीक है। इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से भी जो बाउंड्री ट्रीटीज है ये एक परमानेंट सॉल्यूशन है जो हो चुका है हमारा। अगर हिस्टोरिकली देखें तो हिस्टोरिकली जो श्रीलंका है वो हमेशा एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल करता था पछतावीहू आइलैंड को, चाहे वो पोर्टुगीज का टाइम हो, डच का टाइम हो, और जो अर्ली किंग थे जाफना के उनका टाइम हो। तो मतलब कि श्रीलंका जो है स्टार्टिंग से ही जो कच्छतावीहू आइलैंड है उस पर जो है कंट्रोल करे बैठा है।
ये तो सिर्फ एक मिथ है कि जो हमारी इंदिरा गांधी जी है उन्होंने गिफ्ट में दे दिया श्रीलंका को, जबकि श्रीलंका का जो है ऑलरेडी हिस्टोरिकल क्लेम है वहां पे, ये एडिटोरियल में बताया गया है। ठीक है, अब ऐसे जो एग्जांपल्स हैं हमें अपनी वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर भी देखने को मिल जाते हैं, जिसमें दो एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल जो है यहाँ पे कोट भी कर रखे हैं। एक मिनक्विर्स एंड इक्रोज केस, और एक हो गया रन ऑफ कच्छ आर्बिट्रेशन केस। तो दोनों के अंदर ही सेम यही, जैसे यहाँ कच्छता व्यू आइलैंड में हुआ था, सेम ही वहां पे हो रखा था। तो की पॉइंट यहाँ पे यही है कि भाई ये जो है लीगली सेटल्ड हो रखा है, इसको रिवर्स नहीं कर सकते। जो भी श्रीलंका के अंदर, जो भी हमारे तमिलनाडु के अंदर, स्पेशली तमिलनाडु के जो पॉलिटिक्स हैं, वो यहाँ पे इस इशू को जो है अपने वोट बैंक के लिए जो है यूज करना चाहते हैं। वही हमने जैसे कि हमने कोर्ट देखा था कि यहाँ पे पॉलिटिकल विल चाहिए। कॉफी अन्ना जी का जो कोर्ट था कि यहाँ पे चाहिए हमें पॉलिटिकल विल, और पॉलिटिकल विल चाहिए वोट, पॉलिटिकल विल है किसके लिए? वोट बैंकिंग के लिए, ना कि इशू को रिसॉल्व करने के लिए। तो इशू रिसॉल्व कैसे होगा? तो ये मेन यहाँ पे इशू है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मेन मुद्दा क्या है। ये जो मिथ क्रिएट हो रहा है कच्छता व्यू आइलैंड को लेके कि इंडिया का पार्ट था, इंदिरा गांधी ने जो कर दिया, ये सब मिथ है, क्योंकि श्रीलंका का ऑलरेडी बिफोर द इंडिपेंडेंस उनका जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल वहां पे रहा है। अब प्रोबेबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है? देखो, प्रोबेबल सॉल्यूशन यही है कि जो भी हमारे बीच में डिस्प्यूट हो रखा है उसको जो है रिसॉल्व करें। जो हमारे स्मॉल बोट वाले हैं वो डेफिनेटली जो है सपोर्ट को डिजर्व करते हैं। क्यों? क्योंकि जो ट्वेलर्स हैं, एडवांस वोटिंग वाले, इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है? इंडियन गवर्नमेंट उनको सब्सिडी प्रोवाइड कराती है, लोन प्रोवाइड कराती है टू बाय द एडवांस ट्वेलर्स। एडवांस ट्वेलर्स बाय करके वो जो है भारी मात्रा में फिशिंग करते हैं, अनसस्टेनेबल फिशिंग करते हैं, जिसकी वजह से श्रीलंकर फिशरमैन जो है वो डिसएडवांटेज पोजीशन में रहते हैं। तो उनको सपोर्ट डेफिनेटली चाहिए। प्लस ये जो कमर्शियल ट्वेलरिंग हो रही है, ये क्योंकि प्रॉफिट ड्रिवन है, प्रॉफिट ड्रिवन है और हमेशा सी को हार्म करेगी, तो इसको कहीं ना कहीं एक मिडिल सॉल्यूशन यहाँ पे निकालना चाहिए। मिडिल सॉल्यूशन क्या होगा? डायलॉग होंगे डेफिनेटली, इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक पीसफुल डायलॉग होने चाहिए। जैसे हमारी पॉलिसीज है पंचशील हो गई, जैसे हमारी पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, वैसे करके हमें कुछ सॉल्यूशन निकालना चाहिए। कोटा क्रिएट करना है, सीजनल एक्सेस हो गया या फिर लिमिटेड एक्सेस हो गया, वो सारी चीजें जो है हमें प्रोवाइड करानी चाहिए इस केस के अंदर। कम्युनिटी अवेयरनेस डेफिनेटली लेके आनी चाहिए तमिलनाडु के अंदर भी और श्रीलंका के अंदर भी रिलेटेड टू दिस इश्यूज, ताकि कोई मिथ क्रिएट जो हो रखा है वो ना रहे। और हमारा जो जॉइंट रिसोर्स मैनेजमेंट है, जो हमारे इंटरनेशनल क्लॉज में भी लिखा हुआ है, इंटरनेशनल रूल में इसमें लिखा हुआ है, जैसे हमारा यूएन क्लॉज हो गया आर्टिकल 123 या बाल्टिक सी कन्वेंशन हो गया, ये एक एग्जाम्पल सेट करते हैं कि कैसे जो है पीसफुल वे में भी जो है एक मिडिल सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। क्योंकि ये बाल्टिक सी कन्वेंशन हो गया, यहाँ पे तो लातविया, पोलैंड, यूरोपियन यूनियन के अदर नेशन है जहां पे फिशिंग कोटा प्रोवाइड करा रखा है। तो यहाँ पे तो सिर्फ दो ही कंट्री है। तो ये जो कोटा सिस्टम है, जैसे यहाँ पे बात भी की गई है, ये क्यों नहीं प्रोवाइड कराया जा सकता? इसका तो एक एग्जाम्पल भी है। तो श्रीलंका और इंडिया को करना क्या चाहिए? डेफिनेटली कच्छता व्यू आइलैंड की बात करें तो इशू ऑलरेडी रिसॉल्व है, बस उसको लाइमलाइट बनाया जा रखा है। तो वहां पे एक मरीन स्टेशन जॉइंटली स्टैब्लिश कर देना चाहिए, दोनों गवर्नमेंट को ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रखा है। प्लस जो सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस हैं उसको प्रैक्टिस करना चाहिए। और अगर ये जो ट्वेलर्स हैं इनके लिए डीप सी फिशिंग को जो है वो प्रमोट करना चाहिए, ना कि वो जो अपने जो हमारे टेरिटोरियल सी होता है वहां पे फिशिंग करे, जिसकी वजह से मेन इशू क्रिएट हो रहा है। बिगर पिक्चर देखें, बिगर पिक्चर देखें तो बिगर पिक्चर तो यही है कि हमारा जो इंडिया श्रीलंका है उनके बीच में ऐसा नहीं है कि दो कंट्री है, हमारे बीच में पहले से ही जो है कल्चरल रिलेशन है। हमारे देखें तो रामायणा में हमारा जो मैथोलॉजिकल इवेंट है वो वहां पे हैपन हुआ है। तो कल्चरल, हमारे रिलीजियस, हमारी किनशिप टाइज है श्रीलंकन्स के साथ। तो बिगर पिक्चर तो यही है कि हमें जो है फेयरनेस को अडॉप्ट करना चाहिए, स्पेशली जो हमारे फिशरीज इशू है उसके अंदर कंजर्वेशन करना चाहिए, इकोलॉजिकल कंजर्वेशन, ताकि ये जो फिशिंग है उसको सस्टेनेबल बनाया जा सके। कच्छता व्यू आइलैंड की बात करें तो इसको लीगली सेटल ऑलरेडी हो चुका है। तो ये जो अभी फॉग स्क्रीन जो क्रिएट हो रही है, ये सब डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, वोट बैंकिंग के लिए, इसको थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहिए। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट टॉक होनी चाहिए, कम्युनिटी के साथ एंगेजमेंट कराना चाहिए, कम्युनिटी डायलॉग होने चाहिए। और ये जो इशू है इसको इस तरह से सॉल्व करना चाहिए कि एक सिंबल बन जाए कॉपरेशन का। तो यही हमारा आज का एडिटोरियल था। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा श्रीलंका इंडिया के रिलेशन के बारे में। अगर कुछ आ जाता है तो इसको भी एज आप फॉर्डर पॉइंट यूज कर सकते हैं, और अगर अच्छे समझ आ गया है तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है आज का, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, नेक्स्ट चलें। आज से हमने जो है अपने डेली डिस्पैच को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है, क्योंकि हमने जब जो हम कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि पीआईबी के अंदर क्यों हमारे जो प्रीवियस ईयर थे उसको हमने एनालाइज करा, देन वी हैव फाउंड दैट कि मोस्ट ऑफ द पीआईबीज वर आस्क्ड फ्रॉम द
पीआई ये जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे देवर आस्क्ड फ्रॉम द पीआईबी, वो पीआईबी से पूछे गए थे। तो हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर पहले हम डिस्कस करते थे, उससे भी क्वेश्चन आए थे, लेकिन पीआईबी से जब मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं तो द हिंदू और पीआईबी को मिक्स करके क्यों ना पढ़ा जाए, ताकि हम मैक्सिमम स्कोरिंग कर पाए। पेपर 2 के लिए हमारा डेली डिस्पैच एकदम पर्याप्त है, लेकिन पेपर 1 के लिए थोड़ा सा इसको एडवांस करने की जरूरत थी, और वो हम धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं। जैसे हमने अभी करा कि अब जो है पीआईबी की न्यूज जो है हम अपने डेली डिस्पैच के अंदर डेली डिस्कस करा करेंगे। तो 3 से 4 अगर एक बार डेली डिस्कस कर लेते हैं तो एक महीने के अंदर जो है 120 न्यूज हो जाएगी, और एक साल के अंदर जो है आपकी काफी सारी न्यूज जो है वो कवर हो जाएगी। तो सबसे पहला हमारा है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। आपको पता होना चाहिए 15 अगस्त, ठीक है, ये द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर भी आया था। 15 अगस्त की हमारी प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के अंदर भी हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का भी जिक्र करा था, ठीक है। और ये मैंने अपने डेली डिस्पैच में भी शायद डिस्कस करा था। सो इसको पीआईबी के अंदर भी आ रखा है ये, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये जो स्कीम है, ये स्कीम हमारी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, जिसको एक नाम और से जानते हैं ELI स्कीम, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कैसे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो और इंसेंटिव लो, डेफिनेटली। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव यही है कि इंडिया जो है मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है यहाँ पे। अब ये जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है ये यंग यूथ है हमारे, ठीक है। अगर इनको रोजगार प्रोवाइड करा दिया जाए तो हमारी जो इकोनॉमी है वर्ल्ड में टॉप मोस्ट बन जाएगी, और यही हमारा डेमोग्राफी है, ये डेमोग्राफिक डिविडेंड बन जाएगा, ना कि जैसे नेपाल में हो रहा है डेमोग्राफिक बॉम्ब बन रहा है, ठीक है। तो आउटले इसका कितना है, आउटले भी हम याद रखेंगे, क्योंकि जिस तरह के क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे जा रहे हैं उसके हिसाब से हमें आगे बढ़ना है धीरे धीरे। तो आउटले यहाँ पे रखा गया है 99,446 करोड़ का, जिसके अंदर टारगेट किया जा रहा है कि कितने सालों में, 2 सालों में 3.5 करोड़ जो जॉब है वो जनरेट करेंगे, अभी 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक, ठीक है। तो ये हमारा टारगेट है। इस स्कीम के, ये जो हमारी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना है, इस स्कीम के 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है इंसेंटिव देना फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज को, जो पहली बार जो हमारा यूथ है एम्प्लॉयमेंट में आ रहा है उसको इंसेंटिव प्रोवाइड कराना। कितना इंसेंटिव प्रोवाइड कराना? 15,000 का इंसेंटिव 2 इंस्टॉलमेंट के अंदर प्रोवाइड कराना। एलिजिबिलिटी 1 लाख रुपए से कम सैलरी हो उसी को ये 15,000 का जो इंसेंटिव है 2 इंस्टॉलमेंट में प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। पहली जो इंस्टॉलमेंट होगी 6 महीने के बाद दी जाएगी, दूसरी जो इंस्टॉलमेंट होगी 12 महीने के बाद दी जाएगी, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम। मतलब सॉरी, एक फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम जो है वो भी जो है कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बिना जो है ये नहीं प्रोवाइड होगा। दूसरा जो इंसेंटिव दे रखा है वो दे रखा है सपोर्ट हमें एम्प्लॉयर्स को। किस तरह का सपोर्ट दे रखा है एम्प्लॉयर्स को? देखो 3,000 पर मंथ जो है एम्प्लॉयर्स को प्रोवाइड किया जाएगा 2 सालों तक, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर वो है तो वो ये तीसरे और चौथे साल में भी कंटिन्यू रहेगा। मतलब एम्प्लॉयर्स को ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि 3,000 रुपए पर मंथ उसे मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, सिर्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए नेक्स्ट 4 ईयर तक, ठीक है। अब ये हो गया हमारा प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। अब इसके अंदर जो है ये स्लैब्स वगैरह डिवाइड करा रखी है कि अगर 10,000 तक मिलेगा एम्प्लॉयज को तो एम्प्लॉयर को 1,000 मिलेगा, 10,000 से 20,000 तक मिलेगा तो इसको 2,000 तक मिलेगा। सैलरी की बात हो रही है ये, और ये जो स्लैब है 20,000 तक होगा तो यहाँ पे उसे 3,000 मिलेगा। तो ये कुछ है हमारा प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसको जरूर अटेंड कर लेना। एक बार प्रैक्टिस क्वेश्चन अटेंड कर लोगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। दूसरा है सेमिकॉन इंडिया 2025, जो पीआईबी सेकंड है वो है हमारा सेमिकॉन इंडिया 2025, जो कि पीआईबी में डिस्कस किया गया है, ठीक है। अब देखो आपको पता होगा कि ये जो है सेमिकॉन इंडिया, ये इसलिए भी डिस्कस करेंगे क्योंकि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि भाई हम सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो है इंडस्ट्री को भी डेवलप करेंगे। तो इसी डायरेक्शन में एक प्रोग्राम है, तो प्रधानमंत्री जी ने इसको इनॉग्रेट करा है यश भूमि न्यू दिल्ली के अंदर। कहां पे इनॉग्रेट करा है? यश भूमि न्यू दिल्ली के अंदर। इसको ऑर्गेनाइज किसने करा है? जॉइंटली ऑर्गेनाइज करा है इसको हमारा जो मेती की एक वो है मिशन है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, और एक हमारा एसोसिएशन है इंडस्ट्री एसोसिएशन सेमी, ठीक है। ये पहला कोई जो है एडिशन नहीं है, इससे पहले भी 3 एडिशन हो चुके हैं। सबसे पहला एडिशन हुआ था बेंगलुरु में
देन आफ्टर गांधीनगर, देन नोएडा, और अब यहाँ पे हमारा न्यू दिल्ली यश भूमि में। ठीक है, अब एरिया क्या रहेंगे सेमीकंडक्टर, देखो सेमीकॉन इंडिया 2025 ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसके एरियाज क्या रहेंगे, डेफिनेटली देखो सेमीकॉन है तो मतलब सेमीकंडक्टर रहेगा, तो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी मैक्सिमम इसके अंदर रहेगी, चाहे वो उसका इकोसिस्टम जनरेट करना हो, चाहे उससे रिलेटेड कोई प्रोग्रेस प्रोग्राम हो, चाहे एडवांस पैकेजिंग हो, सेमीकंडक्टर से रिलेटेड फैब्रिकेशन करना हो, वो सारी चीज। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन भी होगा इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इस सेमिकॉन के अंदर है, तो सारी चीजें मोरलेस इसके अंदर डेवलप की जाएगी। ये जो इनिशिएटिव है ये डिजाइन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम के अंदर भी आता है। हमारा जो सेमिकॉन जो है, सेमिकॉन हमारा इंडिया जो प्रोग्राम है, ये डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव के अंदर भी आता है, और हमारा जो एम्बिशन टारगेट है मेक इन इंडिया तो था ही, अब उसमें डिजाइन एंड मेक इन इंडिया भी है, ये सारी चीज के अंदर कवर हो जाएगी। तो ये था हमारा सेमिकॉन इंडिया 2025, प्रधानमंत्री जी की स्पीच से भी था और पीआईबी के अंदर भी डिस्कस किया गया था। ये क्वेश्चन है, इसको अटेंड करना, थोड़ा सा अच्छा अंदाजा लगेगा। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट है मिलिट्री एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्या है हमारी मिलिट्री जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और थाईलैंड की। तीन बेसिकली जो है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया और थाईलैंड, इंडिया और यूएसए की हुई है, और ये हमारी इंडिया और रशिया की हुई है। रशिया से याद आया वहां पे वॉर भी चल रही है, चलो छोड़ो उसको। ठीक है, इंडिया और थाईलैंड की कौन सी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज मैत्री, कहाँ पे कंडक्ट हो रही है, कंडक्ट हो रही है मेघालय के अंदर। ठीक है, उसके बाद 14th एडिशन है, ये नीचे भी लिखा हुआ है। ठीक है, इंडियन आर्मी जो है हमारी इंडिया और यूएसए की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है युद्ध अभ्यास 2025। क्या कर रही है, युद्ध अभ्यास 2025 कहाँ कर रही है, ये कर रही है अलास्का यूएसए में। ठीक है, ये 21वां एडिशन है, इसको नीचे भी लिखा हुआ है। और लास्ट है हमारा एक्सरसाइज जापड़ 2025, थापड़ नहीं जापड़, ZAPAD, थप्पड़ याद रहता है वैसे तो, लेकिन जापड़ है। ठीक है, इंडिया और रशिया का। ठीक है, यही यहाँ पे लिख रखा है, ये कहाँ पे हो रहा है, रशिया का निजनी, रशिया के अंदर। तो ये तीन चीज हैं, तीन मिलिट्री एक्सरसाइजेस थी, एक ही के अंदर डिस्कस कर लिया, और ऐसे ही कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप आज का एडिटोरियल आज को आपका रिलेवेंट लगा होगा। थैंक्स फॉर रीडिंग, कल फिर मिलते हैं नए एडिटोरियल के साथ। टेक केयर।